बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म के बारे में। जो एग्जांपल हमने ली है इसमें कोफिशिएंट्स हमारे पास जो मौजूद हैं वो कांस्टेंट्स हैं। इसके अलावा ये पीडीई लीनियर है और नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस ये इस टर्म की वजह से है। इसके अलावा मज़ीद अगर आप जानना चाह रहे हो लिनियरिटी और नॉन होमोजीनिटी के बारे में, यू कैन विजिट द लेक्चर। आई विल ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को क्लासिफाई कर लेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स मतलब एक्साई और ईटा फाइंड कर लेंगे, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। क्योंकि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स और वाई हैं, हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं कि अपनी इक्वेशन को न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दें, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी फॉर्म वो चेंज हो जाएगी। मतलब इसमें से कोई एक या दो टर्म्स जो हैं डेरिवेटिव्स वाली वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारी इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे क्या, जब हम ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेंगे तो इन डेरिवेटिव्स को इन टर्म ऑफ द न्यू कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्साई और ईटा में कैलकुलेट कर लेंगे और उन्हें दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। आज के एग्जाम्पल में एक और चीज़ जो हम करेंगे कि ये भी शो करेंगे कि किस तरह से कैनोनिकल फॉर्म से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान हो गया है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन पीडीई लिख लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। हमें पता है कि अगर हमने इक्वेशन को क्लासिफाई करना हो तो हम इसे सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस पीडीई के साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में देखें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कोफिशिएंट a है लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में 1 है, सो a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसी तरह से अगर इस टर्म को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2b है और इक्वेशन नंबर 1 में -4 है, सो अल्टीमेटली वी विल गेट b इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह से इस टर्म को कंपेयर कर लें तो देखें जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है इसमें c है लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में 4 है। इस तरह से हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस ए सी और बी स्क्वायर ए सी। ठीक हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू 0। वी नो दैट अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो जो हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो पैराबोलिक होती है। अब हमने इक्वेशन को क्लासिफाई कर लिया, इक्वेशन पैराबोलिक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना। ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। पैराबोलिक इक्वेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसकी कुछ इस तरह की फॉर्म होती है। इसमें कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स, बी की जगह पे -2, a की जगह पे 1, विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो हमें इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में गिवन है। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। नेक्स्ट टास्क है जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करने का। उसके लिए क्या करना होता है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे जो है सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर दिया। इस तरफ की इंटीग्रेशन y, इस तरफ की इंटीग्रेशन -2x प्लस सी। अब हम c के लिए सॉल्व कर लेते हैं। c इज इक्वल्स टू y प्लस 2x। ये हमारे पास जी कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ गई है। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। अब हमने फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स एक्साई एंड ईटा। इससे पहले अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे पास दो कर्व्स आती थी, एक कांस्टेंट के लिए आती थी, एक और कांस्टेंट के लिए आती थी, लेकिन यहाँ पे इस बार सिर्फ और सिर्फ एक आई है। जो भी हमारे पास आई है, चले हम इसे लेट कर लेते हैं एक्साई के इक्वल। मतलब एक्साई जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल है वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू y प्लस 2x। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। हमें सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल भी चाहिए ईटा। ईटा को हम लेट कर लेते हैं इस बार y। इससे पहले जो हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की हैं, हमने उसमें ईटा को x के इक्वल लेट किया था। मैंने सोचा कि y के इक्वल भी लेट करके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने वेरीफाई करना है
कि जो हमारी ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल्स लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, क्या ये वैलिड हैं या नहीं है, और क्या हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है या नहीं है। सो एग्जाई का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और वाई के रिस्पेक्ट से 1 है जी, 1 0 एंड ऑल अदर डेरिवेटिव्स आर 0। सो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इन्वर्टेबल है ये चेक करना है तो जैकोबियन का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा। जैकोबियन एग्जाई एक्स, एग्जाई वाई, ईटा एक्स, ईटा वाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2 एंड 1, फिर ईटा एक्स 1, ईटा वाई इज इक्वल्स सॉरी ईटा एक्स इज 0 एंड ईटा वाई इज इक्वल्स टू 1। इट इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि जब जैकोबियन का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल होती है। मतलब अगर हम एक्स वाई से एग्जाई और ईटा में ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं तो अगर वो इन्वर्टेबल होगी तो हम वापस एक्स और वाई में भी जा सकते हैं। और इन्वर्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर कर लेते हैं। इन्वर्टेबिलिटी इसलिए ज़रूरी होती है कि देखिए जो हमारी गिवन पीडीई है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। कैनोनिकल फॉर्म की वजह से हम एग्जाई और ईटा में चले गए। अब अगर हम कोई सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो एग्जाई और ईटा की फॉर्म में आएगा, लेकिन हमें तो सोल्यूशन चाहिए एक्स और वाई की फॉर्म में। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल होगी तो इसका मतलब है कि हम एग्जाई और ईटा से वापस एक्स और वाई में जा सकेंगे। यही फ़ायदा है कैनोनिकल फॉर्म का, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, सो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, इन्वर्टेबल है। सो इट मीन्स दैट ये चॉइसेस ऑफ एग्जाई एंड ईटा ये क्या हैं, वैलिड हैं और हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है जी जो डेरिवेटिव ओरिजिनल इक्वेशन में मौजूद थे, यू डबल एक्स था, यू डबल वाई था, यू ऑफ एक्स वाई था, उन्हें हम एग्जाई और ईटा कोऑर्डिनेट्स में कैलकुलेट कर लें। तो चलें, ये वैल्यूज़ ऑलरेडी इन फार्मूलाज को ड्राइव हम कर चुके हैं। आई विल ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उसे व्यू करें, बहुत आसान है और बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जी, यू एग्जाई एग्जाई, एग्जाई एक्स की जगह पे 2, यू ईटा ईटा, ईटा एक्स इज 0। हम यहीं पे ज़ीरो कर देते हैं कुछ टर्म्स को ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। एग्जाई एक्स एक्स, ईटा एक्स एक्स, और ये टर्म ईटा एक्स की वजह से ख़त्म हो जाएगी। सो मतलब सिर्फ यही टर्म लिख लेते हैं। सो इट इज़ अल्टीमेटली इक्वल्स टू 4 यू एग्जाई एग्जाई। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं एग्जाई वाई और वाई वाई, एंड चलें इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। यू एग्जाई 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 वाई 1 स्क्वायर, यू ईटा 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 वाई 1 स्क्वायर, 2 यू एग्जाई ईटा 1 एंड 1, अल्टीमेटली यू एग्जाई एग्जाई यू ईटा ईटा 2 यू एग्जाई ईटा। इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लेते हैं। ये यू वाई वाई की वैल्यू है हमारे पास। यू एक्स एक्स कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि ईटा एक्स 0 है, सो ये टर्म 0 हो जाएगी, मिक्स डेरिवेटिव 0 है और ईटा एक्स 0 है। सो सिर्फ यही पोर्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। इस तरह से पहले से ही इंस्पेक्शन से ये हो जाता है कि काम आसान हो जाता है और ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, फास्ट हो जाता है। एग्जाई एक्स एग्जाई वाई एंड यू एग्जाई ईटा और एग्जाई एक्स ईटा वाई। ठीक है, एग्जाई एक्स ईटा वाई 1, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जी हम, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 यू एग्जाई एग्जाई प्लस 2 यू एग्जाई ईटा। इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और मैंने 6, 7 और 8 यहाँ पे दोबारा लिख ली है ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहे। सो यू एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास है यू एग्जाई एग्जाई, फिर है जी -4, और यू एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से लेंगे। फिर है जी +4 यू वाई वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 से ले लेंगे, एंड इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 2x + y। ठीक हो गया, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए 4 यू एग्जाई एग्जाई 4, 8 हो गया, और 8 - 8 कैंसिल आउट हो गई, ये -8 में ही +8 में ही दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास बच गया 4 यू ईटा ईटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 2x + y। अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मकसद तो ये होता है कि हम एक्स वाई से एग्जाई और ईटा में ट्रांसफ़र करें, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी भी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल एग्जाई आया था वो 2x + y के इक्वल था, तो अगर हम उसे यहाँ पे यूज़ कर लें तो हमारे पास आ जाएगा जी कॉज ऑफ
एग्जाई, या फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है यू ईटा ईटा कॉज ऑफ एग्जाई विदाउट ब्रैकेट, या फिर यूं भी लिखा जा सकता है 1/4 कॉज ऑफ एग्जाई। अब देखें ये कितनी आसान हो गई है ना। है तो ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी टर्म मौजूद है जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स थी। सो अगर हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते तो पॉसिबली ये बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब अगर इसे सॉल्व करना चाहिए तो आसान हो जाएगा। अब हम इसे इस्तेमाल करते हुए जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वाकई में कैनोनिकल फॉर्म कितनी हेल्पफुल होती है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आई है इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इसे रीराइट कर लेते हैं इज इक्वल्स टू 1/4 कॉज एग्जाई। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमने जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। सो इस टर्म को यूं भी लिखा जा सकता है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। सो कॉज ऑफ एग्जाई इसे यूं भी लिख सकते हैं पार्शियल बाई पार्शियल ईटा ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा, ठीक है ना। 1/4 कॉज एग्जाई। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ को विद रिस्पेक्ट टू ईटा के। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ईटा, और पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा किसकी रिस्पेक्ट से है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा के, ये पार्शियल इंटीग्रेशन है। सो 1/4 कॉज एग्जाई, और यहाँ पे डी ईटा। इस टर्म को बाहर क्यों रखा इंटीग्रल से, बिकॉज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईटा। जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा के कर रहे हैं तो एग्जाई की टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म्स क्या होंगी, एज ए कांस्टेंट ट्रीट की जाएंगी। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता है कि अगर हम किसी भी टर्म की, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करें तो वो फंक्शन खुद ही दोबारा आ जाता है। अब अगर ये हमारे पास फंक्शन हो, ये उसका डेरिवेटिव, ये उसकी इंटीग्रेशन, तो वो फंक्शन क्या होगा, दोबारा आ जाएगा। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इस तरह से लिख दिया। इस तरफ आ गया 1/4 कॉज एग्जाई डी ईटा, यहाँ पे 1 है। सो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा क्या होगी, ईटा। अब हमने इंटीग्रेशन की थी विद रिस्पेक्ट टू ईटा के, सो कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा विद रिस्पेक्ट टू एग्जाई के, मतलब ऑपोजिट वेरिएबल के, यहाँ पे लिख लें यहाँ पे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दोबारा से हम एक बार इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि सोल्यूशन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यू की फॉर्म में होगा ना, एग्जाई ईटा। सो इसे एक बार हम इंटीग्रेट और मज़ीद इंटीग्रेट कर लेंगे तो इस तरह का फंक्शन आ जाएगा। सो इसे हम यूँ लिख सकते हैं पार्शियल बाई पार्शियल ईटा यू ऑफ एग्जाई ईटा, ऐसे ही लिख सकते हैं ना इस टर्म को। सो इज इक्वल्स टू ईटा बाई 4 कॉज ऑफ एग्जाई प्लस एफ ऑफ एग्जाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ को, पार्शियल बाई पार्शियल ईटा यू ऑफ एग्जाई ईटा, एंड किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, डी ईटा, क्योंकि ईटा जो है हमारे पास डेरिवेटिव ईटा के रिस्पेक्ट से मौजूद है ना। सो इंटीग्रेशन भी ईटा के रिस्पेक्ट से होगी, क्योंकि हम इस डेरिवेटिव को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर अगेन 1/4 कॉज ऑफ एग्जाई, कांस्टेंट बाहर रहेगा, ईटा ब्रैकेट के अंदर, डी ईटा प्लस फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन है डिपेंडिंग ऑन एग्जाई, सो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा, और ईटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, दोनों साइड की हर टर्म की इंटीग्रेशन करना है। अगेन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस द इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज द फंक्शन अगेन। सो फंक्शन अगेन लिख लेंगे यू ऑफ एग्जाई ईटा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 कॉज ऑफ एग्जाई, और ईटा की इंटीग्रेशन ईटा के रिस्पेक्ट से ईटा स्क्वायर बाय 2 प्लस अब एफ ऑफ एग्जाई एंड डी ईटा, ईटा की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन 1 की, सो ईटा आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है किसकी रिस्पेक्ट से, एग्जाई के रिस्पेक्ट से, बिकॉज हमने इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट से की है, ईटा के रिस्पेक्ट से की है। सो देखिए कितनी आसानी से हमने सोल्यूशन फंक्शन ऑब्टेन कर लिया है। इसे अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, हमने बात की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है, मतलब अब हम एग्जाई ईटा से वापस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में जा सकते हैं, ठीक है। सो जहाँ पे भी एग्जाइज हैं, एग्जाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ईटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/8, ईटा हमने वाई के इक्वल लिया था, सो इट विल बी वाई स्क्वायर कॉज ऑफ एग्जाई, एग्जाई की वैल्यू हमारे पास थी जी 2x प्लस वाई, प्लस ईटा की वैल्यू वाई, एफ ऑफ एग्जाई 2x प्लस वाई प्लस जी ऑफ 2x प्लस वाई, ठीक हो गया। अब इसको देखें जी,
सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8 वाई स्क्वायर और बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। सो ये देखें फाइनली जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ गया। कितना आसान था, जब कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट कर ली तो सिंपल हमने इंटीग्रेशन इस्तेमाल की और जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 पे हम पहुंच गए। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म। सो इट वाज द टुडेज एग्जांपल। फॉर मोर एग्जांपल्स स्टिक टू द channel for more interesting and knowledgeable videos.